नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आगामी 2 सितंबर को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET का एमकॉम का कंपटीशन एग्जाम है। ओके, तो उसी से संबंध में देखिए हमारे चैनल पर रेगुलर प्रिपरेशंस चल रही है। ओके, तो आज देखिए 1 डे 1 यूनिट की कोर्स में हम लोग इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए 2 सितंबर को आगामी CUET की एमकॉम की परीक्षा के लिए आज हम लोग इनकम टैक्स के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। और ये देखिए सिर्फ CUET के बच्चों के लिए ही नहीं, एमकॉम की जितनी भी परीक्षाएं होंगी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की, ओके, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट क्लासेस है। तो सिर्फ CUET के बच्चे ही नहीं, जो भी बच्चे एमकॉम के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अपीयर होंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक, तो इससे संबंध में देखिए हम लोग अपनी क्लासेस पे आज इनकम टैक्स की क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए जो बच्चे PDF परचेज करना चाहते हैं तो पार्ट ए का, पार्ट बी का और 3 प्रैक्टिस सेट, ये सारे PDF आप लोगों को मिल जाएंगे MCQ के फॉर्म में। तो पार्ट बी देखिए जो आपका कॉमर्स का सेक्शन है, इसमें टोटल 24 सब्जेक्ट है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स का हर यूनिट वाइज आपको MCQs विथ आंसर मिल जाएगा। ओके, तो टोटल आपको पार्ट ए, पार्ट बी और 3 प्रैक्टिस सेट्स मिला के 5000 प्लस MCQs क्वेश्चंस मिल जाएंगे PDFs में। ओके, तो PDF लेने के लिए देखिए आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9682004406। ये हमारा देखिए व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप लोग को PDF संबंधित इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, क्योंकि देखिए 2 सितंबर को ये आपका परीक्षा है और मोटी मोटा 10 दिन आपके पास बस बचे हैं। तो इसीलिए मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा PDF ले लें, ताकि उनकी प्रिपरेशंस और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि वो लोग सेल्फ स्टडी कर सके उस PDF के माध्यम से, और क्या बोलते हैं उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे हो सके। PDF देखिए कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जस्ट 99 रुपीज़ में ही देखिए आपको ये पूरे के पूरे PDF मिल जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे PDF ले लें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें। अब तक बहुत से बच्चों ने PDF ले लिया और सब बच्चों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। ठीक, तो इसीलिए PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन इसी नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग अपने इनकम टैक्स की क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले MCQ स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी आप लोग को समझा दूं, ताकि आप लोग को MCQ सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि जो हम लोग कर पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक, जो कर का भुगतान होता है वो हमारे निवासीय स्थिति के आधार पर, रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही पेमेंट होता है। ओके, तो देखिए द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको ROR बोलते हैं। एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको RNOR बोलते हैं, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। ओके, यानी कि देखिए पर्सन्स को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक्चुअली 2 पार्ट में ही होता है। एक होता है आपका वेट अ सेकेंड, हाँ, एक देखिए होता है आपका रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, जो रेसिडेंट ही होता है ना, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है आपका रेसिडेंट और ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक होता है आपका रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, और ये तो अलग होता है। तो यानी कि देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो होता है रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, अब जो रेसिडेंट होता है वो 2 पार्ट में बढ़ता है। सबसे पहला होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेसिडेंट की। तो जी देखिए जो रेसिडेंट का तात्पर्य है, तो रेसिडेंट टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल। एक रेसिडेंट देखिए एक इंडिविजुअल, और एक्चुअली एक HUF भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, ये एक रेसिडेंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल और एक HUF दोनों हो सकता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब दो कंडीशंस देखिए होती है जिनमें से उसको एक आपको पूरा करना होता है। क्या करना होता है? एक पूरा करना होता है। तो पहली कंडीशंस देखिए क्या होती है कि रेसिड्स इन इंडिया फॉर अ मिनिमम 182 डेज इन अ ईयर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, पीवाई ईयर है, ठीक, उसमें कम से कम 182 दिन आप भारत में रहे हों। ओके, कम से कम 182 दिन भारत में रहे हो आप। और दूसरा केस देखिए क्या कहता है कि रिसाइड्स इन इंडिया फॉर अ मिनिमम 365 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स एंड फॉर अ मिनिमम 60 डेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसका तात्पर्य मान लीजिए पहला केस अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज नहीं रह रहे, तो एक केस और हमारे पास है कि देखिए जो हमारा असेसमेंट ईयर उसके जस्ट 4 साल पहले कम से कम 365 दिन आपको भारत में रहना ही रहना है। ओके, और जो जस्ट आपका प्रीवियस ईयर बीता है, जिस साल का टैक्स आप इस असेसमेंट ईयर में भरेंगे, उस पीवाई ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 60 दिन तो भारत में रहना ही रहना है। ठीक, तो अगर इन दोनों में से एक कंडीशन आप फुलफिल कर दे रहे हैं, याद रखिएगा, इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दे रहे हैं तो आप भारत के रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि भारत के निवासी बन जाएंगे। क्लियर? और इसी कंडीशन को देखिए हम लोग बेसिक कंडीशन भी कहते हैं। ओके, इसी कंडीशन को हम लोग बेसिक कंडीशन भी कहते हैं, यानी कि अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दिए तो आप भारत के निवासी बन गए, रेसिडेंट बन गए। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब रेसिडेंट, जैसे कि देखिए मैंने बताया, रेसिडेंट देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और दूसरा होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो देखिए हमारी हेडिंग है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो पहले आइए आरओआर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देयर इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर द रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है उसके अंदर क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यानी कि देखिए जो रेसिडेंट होता है वो आपका दो पार्ट में बटा होता है, एक तो होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनता है और कौन सा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनता है। ओके, तो आइए इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो इसके लिए देखिए हमको दो एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ती है। वो देखिए हमारा बेसिक कंडीशन दोनों था, यहाँ पे देखिए दो एडिशनल कंडीशंस है। ओके, तो अगर यह दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ली जा रही है, ठीक, तो आपका जो व्यक्ति है वो आपका ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहता है आपसे कि ही हैज़ रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 इमीडिएट प्रीवियस ईयर, यानी कि उसको कम से कम 2 साल भारत में रहना है बीते हुए 10 सालों में। ओके, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में, जो हमारा प्रीवियस ईयर से जस्ट लास्ट 10 ईयर्स होगा, उसमें कम से कम 2 ईयर्स हमारे इंडिया में रहना अनिवार्य है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो, वो मान लीजिए एक साल में 20 दिन रह रहा है, दूसरे साल में क्या बोलते हैं 365 दिन पूरा रह रहा है, तीसरे साल में मान लीजिए 8 महीने ही रह रहा है, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ भी हो, लेकिन 2 साल तक उसका टोटल जो दिन होता है वो हो जाना चाहिए हमारे इंडिया में। और दूसरी बेसिक कंडीशन कहती है कि पिछले 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहना चाहिए। क्लियर? तब जाके वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। ठीक, तो अब आइए थोड़ा एक बेसिक वे में आपको यहाँ समझा देता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो हमारा रेसिडेंट होता है, वेट अ सेकेंड, जो हमारा देखिए रेसिडेंट होता है ना, वो 2 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट देखिए होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और दूसरा देखिए होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर? अब ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 बेसिक कंडीशन मैंने बताई थी। ठीक, तो 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला बेसिक कंडीशन देखिए क्या था कि कम से कम वो 182 डेज प्रीवियस ईयर के भारत में रहा हो, और दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहा था कि पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, 365 दिन भारत में रहा हो, और जस्ट उसके जो प्रीवियस ईयर है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर है, उसमें कम से कम 60 दिन रहा हो। ठीक,
तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर दे रहा है तो देखिए बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। तो बेसिक कंडीशन ही मैटर नहीं करेगा, बेसिक कंडीशन के साथ ही साथ एक दूसरी कंडीशन हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। ओके, एडिशनल कंडीशन। तो देखिए एक बेसिक कंडीशन पहले फुलफिल कर दे, मतलब 182 डेज वाला या प्रीवियस 4 ईयर्स वाला, इन दोनों में से एक कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे। और एडिशनल में देखिए क्या होता है, 2 एडिशनल कंडीशन होती है, तो उन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना है। तो पहली एडिशनल कंडीशन देखिए क्या आती है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत में रहा हो, या पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो जब कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे, ठीक, और साथ ही साथ दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर दे रहा है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे और दोनों एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर दे, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली केस में क्या होता है कि 2 बेसिक कंडीशन में से सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करे और एडिशनल कंडीशन को पूरा ही ना करे, कोई भी, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, या एक ही बस कर रहा है तो भी मैटर नहीं करता, दोनों का दोनों करना मैटर करता है। तो अगर कोई भी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो आपका रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। ओके, क्लियर। तो एक बार देखिए फिर बता देता हूँ कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी और दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए क्या नियम है कि जो आपका बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई भी एक कंडीशन तो आप फुलफिल करें, बट कोई भी एडिशनल कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे से डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, मेरा टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए एक चार्ट के थ्रू इसको समझा दूँ। नहीं, अभी तो नॉन रेसिडेंट बचा हुआ है, सॉरी। अब देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जो रेसिडेंट होते हैं वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अब नॉन रेसिडेंट देखिए क्या होता है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन ऑफ द रेसिडेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो बेसिक कंडीशन को पूरा ही नहीं कर रहा है, एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं है हमको। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन को पूरा ही नहीं कर रहा है, मतलब कि पिछले जैसे 2 बेसिक कंडीशन थी आप लोगों की, अभी हम लोग देखे हैं। पहली बेसिक कंडीशन देखिए क्या थी आपकी कि पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो, ठीक। और दूसरी बेसिक कंडीशन की पिछले 4 सालों में 4 ईयर्स में कम से कम 365 दिन भारत में रहो, जस्ट प्रीवियस ईयर जो बीता है जिसका टैक्स आप लोग असेसमेंट ईयर में भरेंगे उसमें 60 दिन भारत में रहो। तो अगर ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह भारत में अनिवासी माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एडिशनल कंडीशन हमको देखनी नहीं है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन एक भी पूरी नहीं कर रहा है तो वो सीधे सीधे भारत में नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो हम लोग का सेकंड बेसिक कंडीशन था उसमें देखिए 60 डेज थे ना प्रीवियस ईयर में, लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आइए देख लेते हैं कि द कंडीशन ऑफ मिनिमम 60 डेज स्टे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विल गेट एक्सटेंड टू 182 डेज इन ऑल द केसेस इफ। तो देखिए, जो 60 दिन वाली कंडीशन है ना, उसको बढ़ा के 182 दिन किया जा सकता है, अगर वह देखिए ये 2 केसेस हो हमारे पास। सबसे पहला केस क्या है कि पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का देखिए नागरिक है, सिटीजन है, ठीक, और वह भारत छोड़कर जा रहा है नौकरी के पर्पज से पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, तो वो उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 60 दिन की जगह 182 दिन कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टे आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो भारत का नागरिक है, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या वह भारतीय मूल का निवासी है, एंड कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन वह भारत भ्रमण के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए भी देखिए जो उसकी निवासी स्थिति होगी वो 60 दिन की बजाय 182 दिन कंसीडर
की जाएगी। ओके, तो ये देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड आपकी थ्योरी थी। अगर कुछ न समझ में आया हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए इसको एक चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दूँ तो आई होप और अच्छे से समझ में आएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, तो देखिए पर्सन की बात करें तो पर्सन में देखिए एक लीगल स्टेटस पहले उनका कि कौन कौन सा भारत में लोग, कितने व्यक्ति, कौन कौन से लोग टैक्स पे करेंगे, और दूसरा उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अभी फिलहाल ये चेक कर लेते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। तो लीगल स्टेटस में देखिए जो हमारे इंडिया में टैक्स पेयर बनेंगे वो कौन कौन बनते हैं। एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति, एक फर्म टैक्स पे कर सकती है, एक कंपनी पे कर सकती है, एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है, लोकल अथॉरिटी भी टैक्स पेयर होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी टैक्स पेयर होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी टैक्स पेयर होता है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी टैक्स पेयर होता है। यानी कि ये सारे के सारे देखिए क्या होते हैं, हमारे लीगल स्टेटस होते हैं टैक्स पेयर के। ओके, और रेसिडेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो इंडिया में देखिए अभी हमने बताया कि दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक रेसिडेंट होता है और एक नॉट रेसिडेंट होता है। तो रेसिडेंट जो होता है वो देखिए दो पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला तो होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ROR, और एक देखिए आपका होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं RNOR। क्लियर। तो जो व्यक्ति दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल कर ले रहा है, ठीक, तो वो ROR बन जाएगा। और कोई व्यक्ति जो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट दोनों एडिशनल कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं कर रहा है या सिर्फ एक पूरी कर रहा है, ठीक, तो वो सिर्फ आपका RNOR बनेगा, यानी कि सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है। क्लियर। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब आइए टैक्स लायबिलिटी से संबंधित एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जिससे सवाल MCQ सॉल्व करने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। ओके, सो वेट अ सेकेंड। जी, ये रहा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कौन व्यक्ति लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, कौन नहीं होता है, उससे संबंधित हम लोगों को चीज़ें जानी। तो ये देखिए आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि ये आपका है ROR। ओके, वेट अ सेकेंड। ROR ये देखिए आपका होता है नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर। और ये होता है नॉन रेसिडेंट, यानी कि NR। अब कौन व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, कौन नहीं, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक, तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर, मतलब ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई है, ठीक, और वह आय आपको भारत में मिल रही है या कहीं पे भी मिल रही है। तो यह देखिए जो भी आय आपकी भारत में उपार्जित होगी वह तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम विच ऑक्योर और अराइज और इज डीम्ड टू ऑक्योर और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, मतलब कि ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई मानी जाए। क्लियर। ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई मानी जाए प्रीवियस ईयर में, गत वर्षों में, ठीक, और वह इनकम आपको भारत में ही रिसीव्ड हो या कहीं पे भी रिसीव्ड हो, तो वो भी देखिए तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। क्लियर। तो इसमें देखिए ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, आउटसाइड इंडिया, ओके, भारत के बाहर उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही आपको मिल भी रही है, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और भारत के बाहर ही आपको मिल भी रही है, लेकिन जो वो बिजनेस, जिस बिजनेस से आपको इनकम हो रही है, ठीक, वो उसका कंट्रोल देखिए भारत में है। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, यानी कि ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई है, आउटसाइड इंडिया, ठीक, और भारत के बाहर ही आपको मिल भी रही है, ठीक, और ये जो इनकम है देखिए वो अदर सोर्स की है, तो यह देखिए सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगी।
लास्ट देख लेते हैं हम लोग कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, कि ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही देखिए आपको रिसीव्ड भी हो रही है, क्लियर, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर, रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस आय को देखिए भारत में लाया गया है। तो ये भी देखिए ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी, बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, तो ये देखिए कुछ कंडीशंस थी जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए अब हम लोगों ने बहुत सी थ्योरी देख ली, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। जी, तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, वो देखिए आपसे क्या कहता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर, जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, व्यक्ति की निवासी स्थिति होती है, वह किसके लिए डिटरमाइन की जाती है। ठीक, प्रीवियस ईयर के लिए मतलब गत वर्ष के लिए, या असेसमेंट ईयर्स के लिए, या काउंटिंग ईयर के लिए, या एनी ऑफ देम। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े जब आप लोग को थ्योरी समझा रहा था कि जो निवासी स्थिति होती है वो हमेशा गत वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी कि पहले का ए। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया। अभी देखिए तुरंत थ्योरी में मैं आपको बताया हूँ कि ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, क्लियर, आउटसाइड इंडिया, बट आर रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, बट वह पैसा आपको देखिए भारत में डायरेक्ट रिसीव्ड हुआ, तो आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, तो वह देखिए किसके लिए टैक्सेबल होगा। तो आइए फिर से एक बार चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। ओके, वेट अ सेकेंड जी, एक मिनट। देखिए यही वाला केस था ना आपके पास क्वेश्चन में कि आपका जो इनकम है वो देखिए नहीं, ये तो इंडिया का ही हो गया। इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये देखिए वो कंडीशन है हमारी, ये पहली वाली। देखिए इसमें क्या बोल रहा था आपसे कि वह इनकम देखिए जो भारत में या भारत के बाहर कहीं पे भी अर्न की गई है। देखिए देखिए लिख रहा है ना कि वह इनकम की इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत में देखिए मिल रही है आपको, लेकिन ये देखिए जो अर्न की गई है, अर्जित की गई है, वो भारत या भारत के कहीं बाहर कहीं पे भी की गई है, तो देखिए तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ओके, तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा हमारा, वेट अ सेकेंड, तो देखिए जो क्वेश्चन था हमारा कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसे इनकम जो भारत के बाहर देखिए ऑक्योर हुई है, ठीक, लेकिन रिसीव डायरेक्टली आपको इंडिया में हो रही है, तो ये तीनों एसएससी के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनकम डीम्ड टू ऑक्योर और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई है, ठीक, इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, तो किसके लिए टैक्सेबल होगी, आरओआर, एनओआर, एनआर या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऐसी इनकम जो भारत में उपार्जित हुई है ना, तो जब भारत में आपका ऑक्योर होगा या उपार्जित होगा, वो अभी तीनों व्यक्तियों के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अभी जस्ट थ्योरी में हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर आउटसाइड इंडिया, ठीक, ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, और ये एक बिजनेस हेड की इनकम, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो चौथा पॉइंट आई गेस था, चौथा या तीसरा पॉइंट उस चार्ट में था। तो ये देखिए ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, ठीक, और ये बिजनेस हेड की इनकम है, हेड बिजनेस की इनकम है, और हेड ऑफिस इसका देखिए जो है वो भारत में सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर, इसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट भारत में सिचुएटेड है, तो ये किसके लिए देखिए टैक्सेबल होगा। तो अभी हम लोग पीछे थ्योरी में देखे थे, तीसरा या चौथा पॉइंट आई गेस था। तो ये देखिए जो आपके ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए टैक्सेबल होता है, नॉट रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई है, एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और मिल भी आपको भारत के बाहर ही रही है, क्लियर। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि थ्योरी में, बार बार कह रहा हूँ वो चार्ट को अच्छे से आप लोग एकदम पढ़े डालिएगा, कि ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई हो, क्लियर, और रिसीव्ड भी आपको भारत के बाहर ही हो रही है, तो ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए देखिए टैक्सेबल बनता है, बाकी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। छठवां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर, कितने हेड्स होते हैं इनकम के। तो इनकम के देखिए टोटल 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हेड देखिए जो हमारा होता है, वेट अ सेकेंड,
सबसे पहली हेड देखिए जो हमारी होती है वो होती है सैलरी की, ओके, ये पहली हेड है। दूसरी हेड देखिए हमारा होता है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी हेड देखिए होता है आपका पीजीबीपी, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा देखिए होता है हमारा कैपिटल गेन, ओके, और पांचवा देखिए होता है आपका अदर सोर्सेस। यही 5 हेड होती है आपकी इनकम की, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज, जो कृषि आय होती है वह क्या होती है, क्लियर, फुल्ली एग्जाम्प्ट, पार्शली एग्जाम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल या पार्शली टैक्सेबल। तो याद रखिएगा जो भारत में कृषि आय होती है ना वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स, मतलब कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, कृषि आय है, ठीक, तो उसका पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब जो कुछ हिस्सा जो टैक्स के लिए कंसीडर किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में तो कोई भाई एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता है, बट जो बिजनेस क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, लेटेक्स, ये सब चीज़ें देखिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर का सोर्स नहीं मानी जाती है, क्लियर। तो उस पर जो टैक्स पे होता है वो देखिए आपका जो पेमेंट होता है वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टी, कॉफ़ी, लेटेक्स ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरीज में आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज, तो जो एक व्यक्ति की जो कुल आय होती है, टोटल इनकम होती है, वो किस आधार पर निर्धारित की जाती है, रेसिडेंशियल आधार के आधार पर, सिटीजनशिप के आधार पर, दोनों ए बी या नन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर ही जस्ट कि भारत में जो आपका टोटल इनकम निर्धारित की जाती है वह रेसिडेंशियल आधार पर आधारित की जाती है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वंस अ पर्सन इज अ रेसिडेंट इन अ प्रीवियस ईयर, यानी कि एक व्यक्ति जो पिछले साल, गत वर्ष में भारत का रेसिडेंट था, निवासी था, क्लियर, ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, तो क्या वह इस साल भी मान लिया जाएगा कि भारत में वह निवासी रहा है, क्लियर। तो मानने से नहीं होता, उसको अपनी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाकर वह माना जाएगा कि हाँ वह भारत में निवासी रहा है। यानी कि सिर्फ मानकर हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति के निवासी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकें, ठीक, उसको देखना पड़ेगा कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सीधा सीधा फॉल्स है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे कि एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स इट इज ट्रू और नन ऑफ दिस। तो देखिए कोई भी इंडियन कंपनी तब रेसिडेंट मानी जाती है जब उसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपका भारतीय कंपनी एक्ट के अनुसार हो, यानी कि उसका फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के अनुसार हो, तब वह कंपनी भारतीय कंपनी मानी जाएगी, भारत में निवासी मानी जाएगी। याद रखिएगा जिस कंपनी का भी फॉर्मेशन, निर्माण, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले के कंपनीज एक्ट लाइक 1956 के तहत भारत में हुआ है तो वह कंपनी भारत की रेसिडेंट मानी जाएगी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ट्रू, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी इज, जो भारतीय कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाता है वह क्या होता है, टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट्स, यानी कि जो पाता है, जैसे मान लीजिए जो कंपनी के शेयर धारक होंगे, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वह पाते हैं, उनके लिए वो टैक्सेबल होता है, या जो वह शेयर धारक होते हैं या जिनको डिविडेंड दिया जाता है उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए तो यह टैक्सेबल होता है, ठीक, एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट्स, लेकिन जो पाता है उसके लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो यही ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट बनेगा, ओके, क्योंकि यह जो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, यह कंपनी के लिए तो टैक्सेबल होता है, बट जो पाता है, ठीक, उसके लिए ये एग्जेम्प्ट होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइड द, ठीक, जो आपकी कृषि आय होती है, कल के क्लास में देखिए मैंने बताया था वो पूर्णतः भारत में कर मुक्त होती है, क्लियर। तो जो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइड द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, लैंड इज सिचुएटेड इन एनी रूरल एरिया इंडिया, लैंड इज सिचुएटेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो देखिए अगर आपकी ज़मीन भारत के बाहर है, भले वह कृषि प्रयोग के लिए यूज़ की जा रही है, लेकिन अगर भारत के बाहर है तो उसकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो ये तो गया
तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन ए। कैसे ऑप्शन ए बनेगा? क्योंकि जो कृषि की जमीन आपकी भारत में सिचुएटेड होगी उसी पे आपको छूट मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने से पहले देखिए इसमें परसेंटेज का कुछ रोल है, तो वो चीज़ पहले आपको एक थ्योरी समझा दूं फिर इसको मैं बताता हूँ। ओके, सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम देखिए दो पार्ट में बटी होती है। एक तो हमारी क्या बोलते हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, ये सारी चीज़ का अगर आप क्या बोलते हैं खेती कर रहे हैं तो वह खेती देखिए पूरी की पूरी भारत में एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आप बिजनेस क्रॉप, कैश क्रॉप की खेती कर रही हैं तो वो देखिए क्या होता है, पार्शली एग्जेम्प्टेड होता है और पार्टली टैक्सेबल होता है। ओके, तो अब उसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, अगर आप टी को उगाने का कार्य कर रहे हैं, ओके, टी को ग्रोइंग करने का काम और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहे हैं, तो आपकी देखिए बिजनेस इनकम 40% मानी जाएगी और एग्रीकल्चर इनकम 60% मानी जाएगी। यानी कि 60% तो देखिए आपका एग्जेम्प्ट होगा, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, ठीक, इस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी 60% अमाउंट पे। लेकिन जो 40% होगा इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। क्लियर? उसी तरह दूसरा देखिए, अगर आप रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, अगर आप रबर या लेटेक्स इनका बनाने का काम कर रहे हैं तो देखिए 35% इनकम जो होगी आपकी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 65% जो इनकम होती है वो देखिए एग्जेम्प्ट होती है। ओके, 65% इनकम एग्जेम्प्ट होगी, इस पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और 35% इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लेटेक्स के ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी देखिए दो टाइप्स का, अगर जैसे कॉफ़ी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसका जो रॉ जो बीन्स होता है, सबसे पहले वो देखिए बीन्स के फॉर्म में होता है, सीड्स के फॉर्म में होता है, कॉफ़ी की सीड्स होती है। ओके, तो सीड्स को अगर डायरेक्ट उठाकर हम लोग सेल कर दे रहे हैं, मतलब ना ही उसको क्योर कर रहे हैं, ना ही भून रहे हैं, ना ही उसको पीस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो उसकी सीड्स होती है वही उठाकर बेच दे रहे हैं। ओके, तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, बस डायरेक्ट उसकी सीड्स को उठाकर ही बेच देंगे तो 25% हिस्सा देखिए जो उसका होगा वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो 75% हिस्सा होगा वो देखिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ये याद रखिएगा जब बीन्स के फॉर्म में आप बेचेंगे। बट अगर उसी कॉफ़ी को आप ग्रोन कर रहे हैं और फिर क्योर्ड कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं या ग्राउंडेड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसी कॉफ़ी को आप उगा रहे हैं, उगाने के बाद उसको फिर देखिए क्योर्ड कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मतलब जो भी उसमें वेस्टेज होते हैं उसको निकाल रहे हैं, और फिर उसको रोस्ट कर रहे हैं, भून रहे हैं, भूनने के बाद देखिए उनको पीस रहे हैं, एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए सीड से आप उसको कॉफ़ी पीने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा देखिए एक तरह से बिजनेस का वर्क कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए देखिए इसमें बिजनेस की इनकम बढ़ जाती है। तो 40% अमाउंट पे देखिए आपको टैक्स देना पड़ेगा और 60% अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए केस था आपका। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। अगर देखिए आप क्या बोलते हैं चाय को उगाने का कार्य करें, टी को उगाने का कार्य, तो 40% इंडिया में वो देखिए बिजनेस इनकम बनेगी, 60% एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। अगर आप देखिए रबर या लेटेक्स को उगाने का कार्य कर रहे हैं तो 35% बिजनेस इनकम, 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम। अगर कॉफ़ी जो सीड्स के फॉर्म में बस अभी है, क्लियर, उसको अगर बेचने का कार्य कर रहे हैं तो देखिए 25% बिजनेस इनकम और 75% एग्रीकल्चर इनकम। और जब इसी सीड्स को आप कॉफ़ी सीड्स को आप पाउडर फॉर्म में पीने लायक बनाने के जो पाउडर होती है कॉफ़ी की, उस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये देखिए इसमें 40% आपका बिजनेस इनकम बन जाता है तब, और 60% आपका ये एग्रीकल्चर इनकम बन जाता है। ओके, तो ये देखिए आपका था टोटल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा था 14, वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए 14 में क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, इफ द एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। देख, एक एसएससी एक करदाता है जो भारत में देखिए चाय के ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है, तो द एग्रीकल्चर इनकम इन दैट शैल बी। तो अभी देखिए मैंने बताया 40% देखिए आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है और 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। यानी कि कितना परसेंट इसका देखिए एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, 60%। तो इसका आंसर देखिए होगा 60% ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। Once a person is resident for a source of income, once a person is a resident for a source of income। अच्छा, एक सोर्स के इनकम के लिए वो भारत में निवासी बन रहा है, ठीक। अब पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर he shall be deemed to be resident for all other source of income in the same previous year। जैसे अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कल के क्लासेस में कि हमारी 5 हेड्स होती है, सोर्स होती है इनकम की। ओके, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भारत में सैलरी हेड से तो टैक्सेबल बन रहा है,
ठीक, प्रीवियस ईयर में। लेकिन अभी भी तो 4 हेड्स बची है। तो अब देखिए, अब उसका कोई प्रॉपर्टी है यूके यूएस में कहीं, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी, उससे देखिए वो रेंट अर्न कर रहा है, क्लियर। तो उसकी टैक्स वो भारत में थोड़ी ना पेमेंट करेगा, वो तो उस कंट्री में पेमेंट करेगा। तो जो वो इनकम देखिए भारत में अर्न कर रहा है उस पर वो पेमेंट करेगा। तो इसका देखिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में एक सोर्स के लिए देखिए इनकम के लिए लाइबल है पेमेंट करने के लिए, तो क्या वह सारे सोर्स के लिए लाइबल होगा? तो जी ऐसा कुछ नहीं है, वह सारे सोर्स के लिए लाइबल नहीं होगा। अगर वो भारत में अर्न कर रहा है तभी लाइबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बोल रहा है कि आर लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हुज एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आर लिमिटेड शेल बी, यानी कि आर लिमिटेड देखिए एक इंडियन कंपनी है, पहले ही क्वेश्चन में आपसे बोल दिया, यानी कि इसका निर्माण देखिए कंपनीज एक्ट के थ्रू हुआ होगा। whose entire control and management of its affair is situated outside India, और इस कंपनी का जो टोटल नियंत्रण है और प्रबंधन है, ठीक, वो भारत के बाहर स्थित है। तो आर लिमिटेड क्या होगी? रेसिडेंट होगी, नॉन रेसिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगी, या नन ऑफ द अबव। तो अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू हुआ है तो वह कंपनी हमेशा भारत की निवासी होगी, दैट मीन्स रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आर लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके। ओके, अब आर लिमिटेड देखिए इसका रजिस्ट्रेशन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में हुआ है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन। इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो देखिए भारत में सिचुएटेड है। ओके, सिचुएटेड इन इंडिया। तो आर लिमिटेड क्या होगी? रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, या नन ऑफ द अबव। तो अभी देखिए जस्ट इसका आंसर आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चंस में अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो गेस कर सकते हैं। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन देखिए यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन यानी कि भारत के बाहर हुआ है। ओके, हमारे देश में हुआ ही नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। हमेशा याद रखिएगा एक कंपनी जो होती है ना, कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, ठीक। कंपनी कभी भी ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कोई भी पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम फिलहाल नहीं है। सिंपल सी चीज, इफ द नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड्स, तो अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं, मतलब किस लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी जिस पे आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे इंडिया में अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक अर्न कर रहा है, ठीक, तो 2.5 लाख रुपए तक अर्न कर रहा है तो उसको भारत में टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। तो यानी कि इसकी देखिए जो लिमिट है वो 2.5 लाख से एक्सीड्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है आपसे, इनकम फ्रॉम विनिंग द हॉर्स रेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड, ठीक। अब हम लोग देखिए घुड़दौड़ से इनकम कमा रहे हैं, याद रखिएगा घुड़दौड़ से इनकम कमा रहे हैं तो किस हेड में आपका टैक्सेबल होगा? तो ये देखिए हमेशा अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ओके, और जो हम लोग घुड़दौड़ पे देखिए जो कमाते हैं, हमको तुरंत कमाते 30% टीडीएस देना होता है। तो याद रखिएगा, भी आपसे पूछ सकता है कि हॉर्स रेस पे कितने % टीडीएस चार्ज होता है, तो 30% टीडीएस चार्ज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक करदाता एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन, ठीक। जो एक करदाता है वो हमेशा एक व्यक्ति होता है, बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एन एसएससी, लेकिन एक व्यक्ति देखिए जरूरी नहीं है कि वह करदाता हो। अब इस स्टेटमेंट का देखिए अर्थात क्या निकल कर आता है कि देखिए करदाता जो होता है, एक एसएससी जो होता है वो एक पर्सन होता है। सबसे पहली बात तो ये बात सही है कि जो टैक्स पे करेगा वो एक आदमी ना टैक्स पे करेगा, भगवान तो आएंगे नहीं टैक्स पे करने, या जानवर तो पे करेंगे नहीं। तो एक पर्सन देखिए हमेशा एक एसएससी होता है, ये सॉरी एक एसएससी जो होता है, एक एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है, ठीक। लेकिन एसएससी कब वो बनेगा? जब उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, तभी ना वो करदाता बनेगा। जब उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो वो देखिए ऑटोमेटिकली करदाता बन जाएगा। तो वो देखिए एक एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है, बट एक पर्सन हमेशा एक एसएससी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो तो टैक्स भरेगा ही नहीं, तो करदाता बना ही नहीं। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही है कि एक जो करदाता होता है वो तो हमेशा एक व्यक्ति होता ही है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा करदाता नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
21 देखिए क्या कह रहा है कि अ पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम बट मे स्टिल बी एसएससी। मतलब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की देखिए इनकम अभी तक एसेसेबल नहीं हुई है, मतलब कंप्यूट नहीं हुई है, ठीक, निर्धारित नहीं हुई है, तो क्या वह एक बट में स्टिल बी एसएससी, तो क्या वह एक करदाता बन सकता है? तो जी बिल्कुल बन सकता है। क्यों बन सकता है आइए इसके बारे में भी बता दूं। देखिए एक क्वेश्चन कराता है कि एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है अभी वह निर्धारित नहीं की गई है, तो क्या वह एक करदाता बन सकता है? तो अब इसमें देखिए बन सकता है, कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए उसकी जब कर हम लोग निर्धारित करें तो उसकी कर जो होगी वो देखिए उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आ जा रही है तो देखिए ऑटोमेटिकली वो करदाता बन जाएगा। क्लियर? तो ये बन सकता है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि इन सम केस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कैन बी द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो जी हाँ, कुछ परिस्थितियों में जो आपका कर निर्धारण वर्ष होता है वही आपका गत वर्ष की तरह मान लिया जाता है। जैसे देखिए जब कोई इनकम हम लोग तुरंत कमाते हैं तो उस पर टीडीएस देखिए हमको भरना पड़ता है, लाइक जीतने पे या घुड़दौड़ पर, इन सबों पे देखिए जो इनकम हम लोग कमाते हैं उस पर टैक्स हमको तुरंत भरना पड़ता है। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का वेट नहीं किया जाता है। तो देखिए असेसमेंट ईयर में कमा, असेसमेंट ईयर में ही हम लोग टैक्स भर दिए, तो इसीलिए देखिए कि असेसमेंट ईयर ही हमारा प्रीवियस ईयर बन जाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि आर ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट। यानी कि आर जो है वो अपनी वाइफ को अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा है एक एग्रीमेंट के थ्रू। क्लियर? आगे बोला इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। तो इस हाउस प्रॉपर्टी से जो देखिए इनकम होगी वह किसके लिए टैक्सेबल होगी? आर एज अ डीम्ड ओनर, R whoever it will be first computed as Mrs. R income and thereafter clubbed in the hands of R, Mrs. R या any of them। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो देखिए क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है। एक्चुअली कैसे छिपा हुआ है वो बता रहा हूँ। इस हाउस की देखिए जो अब रियल ओनर है वो कौन है? आर की वाइफ है। इस हाउस की रियल ओनर तो अब आर की वाइफ है, तो ऑब्वियसली ये जो टैक्स ये जो इनकम उस प्रॉपर्टी से जनरेट होगा वो किसके लिए जनरेट होगा? आर की वाइफ के लिए। तो ऑब्वियसली जब आर की वाइफ इनकम जनरेट करेगी तो टैक्स भी कौन पे करेगी? आर की वाइफ ही पे करेगी। तो यानी कि इसका आंसर देखिएगा मिसेस आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 आपसे क्या कह रहा है कि सुरेश गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज मैरिड माइनर डॉटर। यानी कि सुरेश देखिए एक हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति जो है वो गिफ्ट कर रहा है अपनी नाबालिग लड़की को जिसकी शादी हो चुकी है। ये याद रखिएगा, नाबालिग लड़की को गिफ्ट कर रहा है जिसकी शादी हो चुकी है। मैरिड वर्ड यहाँ देखिए की वर्ड है। द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। तो यह इनकम देखिए किसके लिए टैक्सेबल होगा? तो इस लड़की की देखिए शादी हो चुकी है ना, अगर शादी नहीं हुई रहती तब तो ये सुरेश के गार्डियनशिप में टैक्सेबल होता, लेकिन शादी हो जाने के बाद ये देखिए आपका इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉटर के लिए ही टैक्सेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एन एसएससी हैज़ बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ अ हाउस। एक करदाता है जो घर खरीदने के लिए ऋण ले रहा है, ठीक, एंड इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया। जो उसका ब्याज देखिए पे किया जा रहा है वो भारत के बाहर पे किया जा रहा है। तो सच इंटरेस्ट शैल बी, तो इस प्रकार का ब्याज क्या होगा? बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 2, नॉट बी अलाउड ऑन डिडक्शंस, बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, या बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। तो देखिए 16 सबसेक्शन 3 जो होता है ना, तो 16 जो सेक्शन 16 होती है डिडक्शन की वो देखिए सैलरी हेड की होती है सबसे पहली बात। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली चला गया क्योंकि सैलरी, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो सैलरी हेड की डिडक्शन तो यहाँ लगेगी नहीं। हाँ, यहाँ देखिए जो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन दी जाती है वो सेक्शन 24 के तहत दी जाती है। क्लियर? तो क्लियर, लेकिन इससे आप लोग ये आंसर मत समझ लीजिएगा 24 का सेकंड आंसर होगा, क्योंकि ये इनकम भारत में, ये टैक्स भारत में नहीं, इंटरेस्ट भारत में नहीं पे हो रहा है, भारत के बाहर पे हो रहा है। ओके, तो अगर देखिए इस पर आप वहाँ पे टीडीएस कटवा चुके होंगे तो ऑब्वियसली भारत में इसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो बी अलाउड एज अ डिडक्शन इफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, अगर यही इंटरेस्ट है कि आप भारत में पे करते हैं
तो आपको अंडर सेक्शन 24 की तरह सब सेक्शन 2 के तहत छूट मिलती। लेकिन इंटरेस्ट भारत में पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी छूट यहाँ 24 के तहत ना मिलकर अगर TDS कटा हुआ है उस इंटरेस्ट पे तो उसकी छूट तब भारत में आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि AOP शुड कंसिस्ट ऑफ, AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या होता है भैया, इंडिविजुअल ओनली, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन देखिए एक व्यक्ति भी हो सकता है और पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली भी हो सकता है, यानी कि इसका आंसर देखिए बनेगा आपका बोथ A एंड B। ओके, क्योंकि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही तो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है, बोथ ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ, ओके, बॉडी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये कैसे कंसिस्ट होता है, ठीक, इंडिविजुअल ओनली, पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल ओनली, बोथ ए बी या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये आंसर है आपका, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है वो हमेशा याद रखिएगा एक इंडिविजुअल ही हमेशा बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो 28 पे जाने से पहले देखिए रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हमारी इसी तरह धुआंधार क्लासेस चलती रहती है। ओके, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी तरह से डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो ग्रुप्स होते हैं सब जगह शेयर कर दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित हो सके, क्योंकि कॉमर्स की ऐसी रेगुलर और पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो इसीलिए उसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि न्यू बिजनेस वॉज सेटअप ऑन 15 नवंबर 2014, यानी कि एक बिजनेस को तो देखिए सेटअप किया गया उसका 15 नवंबर 2014 को, एंड इट कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, और वह देखिए बिजनेस अपना कार्य करना शुरू करता है 1 दिसंबर 2014 से। द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन द केस शैल बी, तो इसका देखिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वह कब से माना जाएगा। तो देखिए बिजनेस कब से कार्य करना शुरू कर रहा है, उसी में देखिए क्वेश्चन में आंसर है 1 दिसंबर 2014 से। क्लियर, तो ये देखिए खत्म कब होगा, सिंपल सी चीज़ है, जो इंडिया में हमारा टैक्स पे किया जाता है वो आपको पता होगा फिनेंशियल ईयर पे किया जाता है। तो फिनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है हमारा, तो देखिए कब पे बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को। ओके, तो इसका देखिए जो आपका फिनेंशियल ईयर बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक। ओके, तो यानी कि 2015 तक 31 मार्च 2015 तक जितना आप कमाएंगे उसी का टैक्स फिर 1 अप्रैल से के बाद जो भी आएगा आपका पीरियड उसमें आप पेमेंट उसका करेंगे। ओके, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा, कहाँ गया भाई, हाँ 15 नवंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक, क्योंकि देखिए बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन तो उसी दिन हुआ है ना, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली ऑन 15 नवंबर 2014, एक व्यक्ति है जो देश देखिए हमेशा के लिए छोड़कर चला गया 15 नवंबर 2014 को। द असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्नड टिल 15 नवंबर 2014 इन केस शैल बी, तो इसका देखिए जो असेसमेंट ईयर होगा वह क्या बनेगा, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये देखिए देश छोड़कर कब गया, 2014 में हमेशा के लिए चला जा रहा है, तो इसका असेसमेंट ईयर देखिए जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 14 से ही 15 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सरचार्ज इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल HUF फॉर असेसमेंट ईयर 14-15, तो ये देखिए 14-15 का सबसे पहली बात इसको भूल जाइए आप लोग, नया वाला मैं आप लोगों को कल की क्लासेस में करा दूंगा सरचार्ज वाला, ताकि उसमें नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि जैसे पता होगा इनकम टैक्स में नियम हर साल बदल जाते हैं, तो इसीलिए देखिए 14-15 का डेटा है, सो लीव इट। ओके, कल की क्लास में मैं इस सरचार्ज के बारे में पूरा आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये भी देखिए सरचार्ज से रिलेटेड है। ओके, और वो भी 15-16 का, तो इसको भी अभी आप लीव कर दीजिए इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 कल करा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ फर्म। ओके, यानी कि फर्म के केस में वह मैक्सिमम अमाउंट कौन सा होता है जिस पे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो जी देखिए जो फर्म होती है ना, फर्म को सबसे पहली बार फ्लैट रेट से टैक्स पे करना रहता है, ये याद रखिएगा।
और फर्म की देखिए जो फ्लैट रेट होती है टैक्स की वो 30% होती है। तो फर्म जितना भी इनकम कमाए उसको टैक्स देना ही देना है, ठीक। तो कोई भी ऐसी मैक्सिमम अमाउंट ही नहीं होती है जिस पे टैक्स ना लगे। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा निल, ओके, क्योंकि 30% से आप जितना भी कमाएंगे उस पर आप टैक्स को भरेंगे ही भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में वह कौन सी इनकम होती है जिस पे टैक्स देने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट कौन सा होता है। तो इस पर भी देखिए इसका आंसर बनेगा निल, क्योंकि इस पर भी फ्लैट रेट से ही टैक्स चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल एट फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स। जो लोकल अथॉरिटी होती है क्या उस पर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है? तो जी बिल्कुल। दो तरह के टैक्स रेट होते हैं, एक देखिए फ्लैट रेट होता है और एक आपका स्लैब रेट होता है। तो स्लैब रेट से जो टैक्स लगता है वो सिर्फ दो लोग को लगता है, एक इंडिविजुअल को और एक HUF को। बाकी सबको आपका फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% ऑन टोटल इनकम। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उस पर 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है टोटल इनकम पे। तो जी देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो देखिए टैक्स होता है ना वो किस तरह से पेमेंट होता है, पहले आइए उसको देख लेते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टैक्स मतलब इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो वेट अ सेकेंड जी। तो ये देखिए ये होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स स्लैब। अगर आप 10,000 रुपये तक कमा रहे हैं, क्लियर, अगर आपकी इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10,000 रुपये तक है तो उस पर देखिए 10% टैक्स लगता है। अगर आप 10,000 से 20,000 रुपये तक कमा रहे हैं तो इस पर देखिए आपको 1,000 टैक्स तो आपको देना ही देना है, प्लस 10,000 से जितनी ज़्यादा एक्सेस इनकम होगी उसका 20%। और अगर आपकी इनकम देखिए 20,000 से ज़्यादा है तो 3,000 तो देना ही देना है, प्लस जितनी 20,000 से ज़्यादा की इनकम होगी उसका 30% ये देंगे आप। और इन केस अगर आपका इनकम देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्लियर, तो आपको 12% देखिए सरचार्ज भी पेमेंट करना होगा। वैसे सरचार्ज की कल क्लास में अच्छे से आपको समझा दूंगा। और फिर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना ही देना है। ओके, तो इस तरह से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स पेमेंट होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे जो किया था, कहाँ गया, क्वेश्चन देखिए जो आपसे किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा कि इनको अलग अलग कमाई पे अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए बिल्कुल बन जाएगा फॉल्स। और यहाँ देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ गया, यहीं कहीं कुछ था, वेट अ सेकेंड, इन केस ऑफ हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोग को बता दिया था ये एक्चुअली गलत बता दिया था, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और गलत क्या था एक्चुअली देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे कुछ नहीं गलत बताया था यार, सब सही था, कोई ऐसा मैक्सिमम अमाउंट होता ही नहीं है, तो इसलिए निल है, क्योंकि 10,000 भी कमाएंगे तो भी आपको 10% टैक्स देना ही देना है, सब सही बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉरी कौन सा क्वेश्चन हो गया, 35 हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एडुकेशन सेस। तो देखिए ये एक्चुअली बदल चुका है, एडुकेशन सेस अब रहा ही नहीं, अब हमारा ये हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, जो आपका लगता है हमारे इंडिया में 4%। ये क्वेश्चन देखिए पुराना है इसीलिए इसको काट दीजिए। ये याद रखिएगा जो अब आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो लगता है आपका इंडिया में 4%। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है आपका कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड फ्रॉम। जो आपका हमको आप पढ़े होंगे कि जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम जब हमारी निकल जाती है तो उसके बाद हम लोग छूट देते हैं। ओके, और छूट जो होती है हमारी 80C से 80U तक की होती है, आप लोग पढ़े होंगे इनकम टैक्स में। ओके, तो जो 80C से 80U की छूट हम लोग देते हैं वो किस इनकम में से सब्ट्रैक्ट होती है? तो अभी हमने देखिए आंसर कर दिया कि ग्रॉस टोटल इनकम में से वो छूट दी जाती है, तो यानी कि इसका आंसर बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक SSC है हैज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000। एक SSC है जो देखिए LIC भर रहा है 25,000 रुपए का, ठीक, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख रुपए। सो ही शैल, तो वह देखिए क्या होगा, क्लियर। तो इसमें देखिए केस होता है कि जितने रुपए की पॉलिसी है वो या जितने रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम भरे गए हैं वो, ठीक, तो कितने % प्रीमियम भरे गए हैं वो उन्हीं के बीच में देखना होता है। तो देखिए पॉलिसी हमारी कितने की थी, 1 लाख की थी, तो इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 20% निकालते हैं। ओके,
और फिर जितने की आपकी पॉलिसी है वो, तो दोनों में फिर कंपेयर होगा। कंपेयर होने के बाद से देखी जाएगी जो अमाउंट आएगा उसकी छूट आपको मिलेगी, जो दोनों में कम होगा। तो ये देखिए 25,000 और 1 लाख का देखिए जब 20% निकालेंगे तो आएगा हमारा 20,000। तो दोनों में कम कौन सा है? 20,000 कम है, तो इसी की आपको 80C के तहत छूट मिलेगी। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड दैट इज 20,000। ओके, तो जब पॉलिसी का इनकम दे दे तो पॉलिसी का जब भी प्राइस दे देगा तो याद रखिएगा इसका सबसे पहले 20% निकालेंगे हम लोग। 20% निकालने के बाद फिर देखेंगे कितना प्रीमियम पे हो रहा है। तो प्रीमियम आपका 25,000 पे हो रहा था, तो दोनों में फिर कंपेयर करेंगे, जो कम होगा वही आपको छूट मिलेगी। अब मान लीजिए अगर आपको पॉलिसी का अमाउंट देता ही नहीं, तो जो प्रीमियम का पैसा देता उसी की पूरी छूट मिल जाती है आपको सेक्शन 80C के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 देखिए क्या कह रहा है आपसे। फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी मेड। अगर आपको 80C के तहत छूट क्लेम कर रहे हैं, ठीक, तो जो आपका पेमेंट होगा डिपॉजिट पे वो कैसा होना चाहिए? आउट ऑफ एनी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर आउट ऑफ एनी सोर्सेज एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये इसका आंसर देखिए बी बनेगा, आउट ऑफ एनी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स, जो टैक्स के तहत चार्ज किया गया हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C शैल बी अलाउड फॉर, जो 80C की डिडक्शन होती है वो किसको अलाउ होती है? एनी एडुकेशन फीस, किसी भी एडुकेशन फीस पर, ट्यूशन फीस एक्सक्लूसिव ऑफ एनी पेमेंट्स टूवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फी और डोनेशन और पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, ट्यूशन फीस एंड एनुअल चार्जेस नन ऑफ द। तो एनी एडुकेशन फीस पे छूट नहीं मिलती है, सबसे पहली बात। अगर हाँ आप डेवलपमेंट फीस दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं इसी चीज़ सिमिलर पढ़ाई से रिलेटेड के लिए, ठीक, तब आपको इसकी छूट मिलती है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा 40 का बी। तो देखिए सरचार्ज क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अधिभार भी बोलते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं हमारा सरचार्ज क्या होता है कि इन द इनकम टैक्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर दोज टैक्स पेयर हुज इनकम फॉल्स अंडर द अपर टैक्स स्लैब ऑफ 30%। यानी कि देखिए सरचार्ज का जो अधिभार जो होता है, ठीक, वो देखिए इनकम टैक्स में उन्हीं व्यक्तियों पर चार्ज होता है जिनका जो टोटल इनकम पे टैक्स आता है वो टैक्स 30% से ऊपर के स्लैब पर आता है। ओके, ये याद रखिएगा। तो यानी कि सब व्यक्ति टैक्स नहीं अधिभार नहीं पे करते हैं, वही व्यक्ति पे करेंगे जिनका इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो 30% से ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, 30% से ज़्यादा में ये नहीं कि जो 10 लाख, जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं, ठीक, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आप 15 लाख कमा रहे हैं तो आप अधिभार नहीं भरेंगे, उसका क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया भी मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो सरचार्ज होता है, अधिभार होता है, वो सारे व्यक्तियों द्वारा पेमेंट नहीं होती है जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी, या जो व्यक्ति 30% से ज़्यादा का टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को ये देना होता है। You are liable to pay additional surcharge on your income tax liability if your income falls under the 30% of tax। तो आपको देखिए एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ता है, एडिशनल सरचार्ज देना पड़ता है कि अगर आपका इनकम 30% से ज़्यादा के अमाउंट में आ रहा है। The surcharge on income tax is additional tax liability that you need to pay you on higher income। मतलब जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको सरचार्ज पेमेंट करना होगा, सिंपल सी चीज़। अब इसका देखिए ऐसे आप लोग को आई नो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अभी एक चार्ट के थ्रू आप लोग को अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा सरचार्ज का एप्लीकेबल टू डिफरेंट टैक्स पेयर्स किस किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर, मतलब कौन कौन टैक्स पे करेगा, कितने से कितने रुपए तक पे आपका टैक्स लगता है और कितने % से टैक्स लगता है। ओके, रेट। तो देखिए सबसे पहला स्लैब है हमारा इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो इनके केस में देखिए क्या नियम है, अगर इनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, याद रखिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल HUF, AOP या BOI की इनकम 50 लाख से सालाना बात हो रही है, ये 50 लाख से सालाना इनकम अगर ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम, तो उनको देखिए अपने कुल इनकम का 10% सरचार्ज देना होगा। उसी तरह दूसरे में देखिए सेम कैटेगरी है आपकी इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है तो इनको देखिए 15% सरचार्ज देना होगा। फिर देखिए कैटेगरी सेम है, फिर इनकी इनकम में अगर देखिए 2 करोड़ से इनकम ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम, तो देखिए इनको 25% सरचार्ज देना होगा। क्लियर? फिर देखिए कैटेगरी सेम है और कैटेगरी के सेम होने के बाद अगर देखिए इनकी इनकम 5 करोड़ से अगर ज़्यादा हो रही है तो इनको देखिए अपने इनकम का 30% सरचार्ज
देना होगा। तो ये चारों का चारों देखिए इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के लिए था। अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकी इनकम है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में देखिए इनकी इनकम है तो 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 37% सरचार्ज। ओके, ये तो था आपका इंडिविजुअल, HUF, AOP के लिए। नेक्स्ट देखिए किसके लिए होता है, फर्म, LLP बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके लिए देखिए क्या, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक कंपनी, जिसको हम लोग घरेलू कंपनी भी बोलते हैं। तो घरेलू कंपनी के केस में देखिए क्या होता है कि अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, तो इनको देखिए अपने इनकम का 7% टैक्स देना होगा। दूसरे केस में देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही, अगर इनका देखिए इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको 12% टैक्स देना होगा। फॉरेन कंपनी के केस में देखिए अगर 1 करोड़ से इनकम ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, तो इनको अपने इनकम का सिर्फ 2% टैक्स सरचार्ज देना होगा। और फिर फॉरेन कंपनी के केस में अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 5% आपको सरचार्ज देना होगा। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा सरचार्ज का स्लैब था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो बच्चे नोट करते हैं उसको नोट कर ले, ठीक, ताकि अच्छे से अब आप लोग MCQ को सॉल्व करें। तो चलिए अब हम लोग अपने MCQ को शुरू करते हैं। तो जी देखिए कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू। तो जो 80G के तहत हम लोग डिडक्शन देते हैं, छूट देते हैं, वह किसको देते हैं, किसको अलाउ होता है ये। तो देखिए डिडक्शन से रिलेटेड पूरी की पूरी जो PDF होती है 80C से लगाए 80U तक का सारा डिडक्शन का PDF देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो स्वास्तिक 0421 था उस पर देखिए प्रोवाइड करा दिया था। क्लियर। तो जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किए वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे ये सारे क्वेश्चंस उनको अच्छे से समझ में फिर आएंगे। ओके, तो देखिए जो फिलहाल 80G की जो छूट होती है डोनेशन से रिलेटेड, वो सारे SSC को प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो इसका आंसर बनेगा एनी SSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्या कह रहा है आपसे जी। क्वेश्चन देखिए कह रहा है द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो पहले 80GG में क्या होता है ये ब्रीफली समझा देता हूँ, वैसे PDF में बता रखा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेंट पे किया जाता है, ठीक, किसी SSC द्वारा, जो रेंट पे किया जाता है किसी SSC द्वारा, उसके रिगार्डिंग देखिए इसमें छूट मिलती है। तो ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये पुराना एक्चुअली पेपर है, इसीलिए जो नया करंट में मतलब अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम छूट ग्रांट होती है ना 80GG के तहत, 80GG के तहत आपको जो मैक्सिमम छूट ग्रांट होती है वो 5000 रुपये पर मंथ होती है, ये याद रखिएगा। ओके, 5000 रुपये पर मंथ होती है 80GG के रिगार्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसीलिए PDF अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए ताकि ये छूट से संबंधित सारे पॉइंट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड टू एक्सटेंट ऑफ। अब 80C के तहत देखिए जो हम लोग छूट देते हैं वो कितने रुपए तक देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, तो देखिए इसमें भी ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पुरानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जो 80C में देखिए छूट मिलती है ना, वो आपको मैक्सिममली मिलती है 1,50,000 रुपीज़ तक। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 43 में 80C में अब आपको मैक्सिमम छूट 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 44, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ओके इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू। जो 80C के D के तहत जो हम लोग देखिए, सबसे पहली बात यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। ये 80D में देखिए कौन सी छूट मिलती है, तो 80D में देखिए हम लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, ओके, उसकी छूट मिलती है। तो 80D में याद रखिएगा मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा जाता है उसकी छूट मिलती है। और ये छूट देखिए किसको ग्रांट होती है ये पूछ रहा है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो PDF भेजा उसको अच्छे से देखिए आप लोग, तब क्लियर हो जाएगा सारा का सारा ये डाउट। तो 80D में देखिए जो छूट मिलती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक HUF को ही मिलती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड इफ द प्रीमियम इज पेड टू। ठीक, अगर देखिए हम लोग जो 80D के तहत जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट देखिए कब आपको मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जी कभी नहीं, इसकी छूट आपको 80C में मिलती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय IRDA जी, तो इसमें ही देखिए जब आप पेमेंट करेंगे तब जाके आपको 80D के तहत छूट मिलेगी, क्योंकि इसमें भी देखिए LIC है और LIC की छूट आपको 80C में मिलती है।
आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी इन। देखिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं 80D में वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैश के फॉर्म में या कैश के अलावा किसी और फॉर्म में या कैश या चेक दोनों में या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बनेगा बाय एनी मोड अदर देन कैश, किसी भी तरह से आप पेमेंट करेंगे बट कैश में नहीं होना चाहिए वो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47। तो देखिए 47 में क्या कह रहा है कि द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D शैल बी। तो 80D में देखिए कितनी छूट मिलती है, तो मैं बार बार देखिए कह रहा हूँ ये सारे नियम्स बदल चुके हैं। तो इसको देखिए मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। अगर देखिए आप मैक्सिमम जो होता है ना इसमें वो 25,000 रुपए तक की छूट आप 80D के तहत पा सकते हैं। ओके बट अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी बुजुर्ग माता पिता का इलाज करा रहे चाहे वहाँ पे, तो अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में यही देखिए 25,000 की जो लिमिट होती है ना वो एक्सटेंड होकर 50,000 रुपये हो जाती है। तब आपकी देखिए जो मैक्सिमम छूट होगी वो 80D में 50,000 रुपये तक होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा नॉर्मल केस में आपका 25,000 होगा, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो वहाँ पे 50,000 रुपये की छूट ग्रांट होगी। क्लियर? 47 हो गया। 48 पे बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, फॉर एन एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा एक एम्प्लॉय को हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए अलाउंसेस मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है। फॉर हिज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए देखिए उसको हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है। क्लियर? द मैक्सिमम एनुअल अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। जब एक एम्प्लॉयर द्वारा यानी कि कर्मचारी, जब एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को ठीक हॉस्टल अलाउंसेस दिया जाता है, हॉस्टल अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक, तो ये देखिए इसमें जो नियम होता है वो क्या होता है कि देखिए मैक्सिमम 2 बच्चों तक को छूट मिल सकती है, 2 बच्चों तक के अमाउंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और प्रति बच्चा, याद रखिएगा प्रति बच्चा 300 रुपए प्रति माह, 300 रुपए पर मंथ की छूट मिलती है। यानी कि मैक्सिमम देखिए 2 बच्चों को छूट मिलती है, कितनी मिलती है, प्रति बच्चा 300 रुपए पर मंथ। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा एक्चुअली 48 का वो कितना बनेगा, देखिए कितने बच्चों की ये छूट दी जा रही है, 3 बच्चों को। 3 बच्चे का हम लोग कंसीडर ही नहीं कर सकते, हम लोग कितने बच्चे का मैक्सिमम कर सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चे का। ओके, तो देखिए 2 बच्चों को छूट दी जाए कंसीडर होगी। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि देखिए 300 रुपये पर मंथ मिलता है आपको प्रति बच्चा, तो पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए 2 बच्चों को मिल रहा है 300 रुपये प्रति मंथ, यानी कि गुणे 300 इंटू 1 साल में के लिए 12 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36 गुना 7200 रुपये देखिए आपको इसकी छूट ग्रांट होगी। ओके, नहीं समझ में आया तो आप एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट आप मेरे से टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप कि एडुकेशन सेस। तो अब देखिए सबसे पहली बात, एडुकेशन सेस रहा ही नहीं, एडुकेशन सेस की जगह अब मेरा हो चुका है HEC। कल मैंने बच्चों को समझाया था, जो बच्चे कल की वीडियो देखे थे उनको पता होगा। तो देखिए एडुकेशन सेस मेरा रहा ही नहीं, अब ये एडुकेशन सेस मेरा बन चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रखिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये किसके ऊपर लगता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लीव्ड ऑन। तो ये देखिए जो हर प्रकार के SSC होंगे, क्लियर, सभी प्रकार के SSC पे ये चार्ज होता है, यानी कि ऑल SSC। तो हेल्थ एंड एजुकेशन देखिए सेस जो होता है वो सभी प्रकार के SSC पे चार्ज होता है, और ये आपके कुल टैक्स लाइबिलिटी का 4% होता है। कल मैंने समझाया था सारी चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक, एक व्यक्ति और एक HUF के केस में एडुकेशन सेस इज लीव्ड ओनली व्हेन द टोटल इनकम ऑफ सच SSC। तो जो एडुकेशन कहाँ गया, सॉरी, एडुकेशन सेस जो होती है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ देखिए एजुकेशन सेस अब रहा ही नहीं। क्लियर, ये अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो चुका है। तो एजुकेशन सेस की जगह अब हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लीव्ड ओनली व्हेन द टोटल इनकम ऑफ सच एसएससी। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगाया जाता है? जब इंडिविजुअल और एचयूएफ के केसेस में। ओके, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आपका कितना भी टैक्स लाइबिलिटी आएगा, भले आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये ही आएगी तो भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। तो इसकी देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। 51 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी हैज बीन कंप्यूटेड एज 2,83,494.90 रुपीज। ओके, फॉर राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम विल बी टेकन एज। तो इसको जब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम कितनी आएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपने टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करते हैं तो हमेशा 10 के मल्टीपल में करते हैं। याद रखिएगा 10 के मल्टीपल में हमेशा वो किया जाता है। ओके, तो देखिए जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो कितने रुपए आएगी। तो यहाँ कितना है, पहले इसको राउंड ऑफ करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। 283,494.90। ओके, तो इसको देखिए पहले अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, अभी 10 के मल्टीपल में नहीं कर रहे, बस हम लोग पॉइंट को हटा रहे हैं। तो ये देखिए 9 है, तो ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा है, तो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ नंबर बढ़ जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 5 हमारा। इतना आ गया 283,495। अब इसको देखिए 10 के मल्टीपल में हमको राउंड ऑफ करना है। तो 10 के मल्टीपल में देखिए जब करेंगे तो ये देखिए आपका क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा जब होता है तो आपको पता होगा ये वाला नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो देखिए जब 95 को एक तरह से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में तो दोनों डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 283 और इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 500। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा 283,500। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, 51 हो गया। 52 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है इनकम टैक्स इज राउंडेड ऑफ टू। अभी मैंने बताया इनकम टैक्स को जो राउंड ऑफ किया जाता है वो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में किया जाता है। ओके, तो नियरेस्ट 10 रुपीज। 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2009-10 इज 2.5 लाख रुपए। हिज टैक्स लाइबिलिटी शैल बी। तो ये देखिए आपकी एक्चुअली 2.5 लाख, ये 2009-10 की बात कर रहा है। अगर हम लोग यही टैक्स असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 होता, क्लियर, तो 2.5 लाख रुपए तक पे आपका पता होगा कि जो एक व्यक्ति होता है या एक एचयूएफ होता है उसको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, तो इसका आंसर नॉर्मली बन जाएगा नन ऑफ दीज। 54 पढ़ लेते हैं। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स शैल बी रिकॉर्ड इन। तो देखिए वह कितना समय होता है जब हम लोग अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर में बदल लेते हैं, तो कितने समय तक हमको होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि हम लोग को उसकी छूट ग्रांट हो सके। ओके, तो द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर्स, द डेट ऑफ व्हेन इट डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो यही आंसर बन गया कि वह तिथि जब आपका डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 55 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो 54B देखिए सबसे पहली बात कैपिटल गेन का आपका डिडक्शन है। ओके, तो कैपिटल गेन का डिडक्शन है और इसमें बोल रहा है कि आपको कितने की किसको छूट मिलती है। तो फिर ये देखिए सिर्फ 54B का जो छूट मिलता है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है। ओके, इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप एग्रीकल्चर प्लॉट को बेच के एग्रीकल्चर प्लॉट ही खरीद लेते हैं, याद रखिएगा जब एग्रीकल्चर लैंड को बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद ली जाती है तब उसकी छूट मिलती है अंडर सेक्शन 54B के तहत कैपिटल गेन हेड में। ठीक, और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को ये छूट ग्रांट होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 हो गया। 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एसएससी शुड बी एक्वायर। तो अभी देखिए मैंने बताया ना आपको कि क्या बोलते हैं, जो 54B में देखिए जो छूट मिलती है वो किसकी मिलती है, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद लेना। तो 54B की छूट पाने के लिए करदाता को क्या एक्वायर करना पड़ता है, क्या खरीदना पड़ता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदना पड़ेगा, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड ही होना चाहिए। ओके, सो एनी एग्रीकल्चरल लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 57। ओके, जी देखिए 57 क्या कह रहा है अब आपसे, न्यू एसेट्स एक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D इस ट्रांसफर विद इन 3 years विल रिजल्ट इन। ओके, तो अगर देखिए कोई भी एसेट्स है उससे हमको देखिए जो कैपिटल गेन हो रखा था, ठीक,
और उससे हम लोग छूट ले रखे थे सेक्शन 54 में, 54B में और 54D में, और उसको 3 साल के भीतर ही हम देखिए ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, 3 साल के भीतर ही ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो किस टाइप का कैपिटल गेन माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिनल ट्रांसफ़र और नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी एसेट्स को जिसमें हम लोग सेक्शन 54, सेक्शन 54B और सेक्शन 54D की छूट ले रखे हैं, क्लियर, और उस एसेट्स को हम लोग 3 साल के भीतर ही फिर से बेच दे रहे हैं, तो ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। अगर यही 3 साल से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। ओके, 58 पे पहुँचते हैं। 58 देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रकाश हु इज़ एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि प्रकाश है, उसको देखिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। took an advance of 20,000 against the salary in the month of March 2014। ओके, उसने देखिए 20,000 रुपये का एडवांस सैलरी उठा लिया, ठीक, किस महीने में? 2014 मार्च के। द ग्रॉस सैलरी ऑफ आर फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 शैल बी, तो जो आर की हमारी ग्रॉस सैलरी होगी वो कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए, एक सेकेंड, तो जी देखिए उसकी सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, तो 15,000 पर मंथ यानी कि 15,000 इंटू 12, दैट मीन्स 1,80,000 रुपीज़, ये उसकी सालाना सैलरी हो गई। और 20,000 का देखिए उस बंदे ने एडवांस उठा लिया, तो इसी साल पैसा उठाया, तो यानी कि इस साल देखिए जो उसकी सैलरी टोटल बनेगी, ग्रॉस सैलरी, वो बनेगी 2 लाख रुपीज़। ओके, एडवांस भी देखिए अगर आपका उसी असेसमेंट ईयर में उसी प्रीवियस ईयर में उठा रहा है तो वो आपका पार्ट ऑफ द सैलरी बन जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर। तो 58 का देखिए आपका ऑप्शन बन जाएगा डी। 58 के बाद से देखिए हम लोग 59 पढ़ते हैं। 59 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक, जो हमारे प्रारंभिक व्यय होते हैं वह कितने साल के लिए अलाउ होते हैं डिडक्शन के लिए, ठीक, 10 साल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 10 साल तक आप बराबर राशि में उसको छूट ले सकते हैं, या 5 एनुअल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, या फुल, या 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ओके, तो जी देखिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट तक राइट ऑफ किया जा सकता है, क्लियर। तो इसका आंसर बनेगा 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि परक्यूसिट्स रिसीव्ड बाय द एसएससी। ओके, एक एसएससी है उसको देखिए अनुलाभ मिल रहा है, परक्यूसिट्स मिल रहा है, मतलब एक करदाता को अनुलाभ मिल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। और ये अनुलाभ जो मिल रहा है ना एक बिजनेस और प्रोफेशन चलाने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा, जो करदाता है उसको बिजनेस या अपना प्रोफेशन चलाने के लिए अनुलाभ यानी कि परक्यूसिट्स मिल रहा है, तो ये किस हेड में आपका टैक्सेबल होगा, क्लियर। तो देखिए जो उसको परक्यूसिट्स मिल रहा है किस लिए मिल रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन चलाने के लिए मिल रहा है ना, तो इसका देखिए जो परक्यूसिट्स का अमाउंट होगा वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। ओके, वैसे तो नॉर्मली परक्यूसिट्स अलाउंसेस सैलरी हेड में होती है, लेकिन यहाँ सैलरी के पर्पज से नहीं वो परक्यूसिट्स मिल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से वो मिल रहा है, तो इसीलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड्स में वो टैक्सेबल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज इन बांग्लादेश इज असेसेबल फॉर, यानी कि एक एग्रीकल्चर इनकम हो रही है जो बांग्लादेश के लैंड से हो रही है। ओके, तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए, नॉट टैक्सेबल टू एनीबडी। तो ऐसा नहीं है, ये जो रेसिडेंट होंगे हमारे उनको टैक्स देना पड़ेगा, भले वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62, एजुकेशन अलाउंसेज इज एग्जेम्प्टेड फॉर मैक्सिमम। तो देखिए जो एजुकेशन अलाउंसेस होती है ना वो सैलरी हेड में इसकी छूट मिलती है। सबसे पहली बात, सैलरी हेड में देखिए एजुकेशन अलाउंसेस की आपको छूट मिलती है, मैक्सिमम 2 बच्चों तक छूट मिलती है। याद रखिएगा, मैक्सिमम 2 बच्चों तक छूट मिलती है, और कितनी मिलती है? 100 रुपये पर मंथ प्रति बच्चा, पर चाइल्ड। ओके, 100 रुपये पर मंथ प्रति चाइल्ड मिलती है आपको। तो देखिए जो एजुकेशन अलाउंसेस होगा वो कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है? 2 बच्चों तक के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। जी क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड। किस एक्ट में
किस प्रावधान में इनकम टैक्स के एग्जेम्प्टेड इनकम यानी कि कर मुक्त आय की बात कही गई है? सेक्शन 80, सेक्शन 10, सेक्शन 2 या सेक्शन 88? ओके, तो देखिए ये सिर्फ याद करने वाला क्वेश्चन है। जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, कर मुक्त आय होती है, वो उसका जो ब्यौरा दिया गया है वो सेक्शन 10 में दिया गया है इनकम टैक्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 64 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर रहे हैं? तो आप सब जानते हैं इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो इसका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। सब लेटिंग क्या होता है पहले आपको बता दूं। ओके, जैसे जब मान लीजिए ए एक घर का स्वामी है, ठीक, ए जो है वो ओनर है एक प्रॉपर्टी का। ए ने क्या किया, बी को किराए पर घर दिया, यानी कि बी जो होगा वो आपका रेंटर हो जाएगा। ठीक, तो मालिक तो देखिए ए है, ठीक, और घर देखिए बहुत बड़ा है, और बी देखिए इसमें किराए पे रहता है। अब बी क्या कर रहा है, बी किसी और को, मान लीजिए सी को, बी क्या कर रहा है, सी को इसी में अपना पार्टनर बना ले रहा है, कह रहा है भैया आधे घर में तुम रहो, आधे घर में हम रहेंगे। ओके, तो सी मान जा रहा है। तो देखिए सी जो अपना किराया पे करेगा वो बी को करेगा, ना कि ए को। क्लियर? तो देखिए जो अब तक बी, जो घर का रियल मालिक है वो ए है। ए देखिए किराया किसको किराए पे घर दिया, बी को दिया। तो मान लीजिए 10,000 किराया ए वसूलता है घर का। क्लियर? तो बी क्या कर रहा है, बी किसी और दूसरे पार्टनर को अपने तैयार कर ले रहा है, या किसी और को तैयार कर ले रहा है कि भैया तुम भी इस घर में ज्वाइन कर लो, दोनों जो किराया होगा वो दे देना हमको तुम। तो सी देखिए ज्वाइन कर ले रहा है, और सी देखिए एक पोर्शन में रह रहा है, 6,000 उसका किराया दे रहा है। तो ये ए को ना किराया देकर ये बी को किराया देगा। क्लियर? तो यही देखिए होता है सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस मतलब कि जिसमें हम खुद किराए पे रह रहे हैं, उस किराए को, घर को दूसरे को किराए पर दे देना, वही होता है आपका सबलेटिंग हाउस। ठीक, और इसकी जो इनकम होती है ना वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। याद रखिएगा, सब लेटिंग हाउस की जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। और यहाँ पे देखिए अगर नॉर्मल सी नहीं होता, क्लियर, सिर्फ ए और बी होते हैं, तो ए की देखिए जो इनकम जनरेट होती है, क्योंकि ए उस घर का मालिक था, तो ए को देखिए जो इसकी इनकम जनरेट होती वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में टैक्सेबल होती। लेकिन यहाँ बी तो मालिक है नहीं, बी खुद किराए पे रह रहा है और किराए के घर को दूसरे को किराए पर उठा के दे रहा है। क्लियर? तो उससे देखिए बी को इनकम जनरेट हो रही है, तो ये आपका सबलेटिंग द हाउस कहलाता है और ये अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर। जो एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वो देखिए निर्धारित कर निर्धारण वर्ष में नहीं हम लोग सेट ऑफ कर पाए, ठीक, मतलब नहीं राइट ऑफ कर पाए, तो उसको कितने सालों तक आगे ले जाया जा सकता है? तो देखिए एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को ना इंडेफिनिट पीरियड के लिए आगे ले जाया जा सकता है उसको राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंडर विच हेड पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल। तो पेंशन देखिए व्यक्ति को कब मिलता है, जब वो कहीं नौकरी करता है, सेवारत होता है, तभी ना उसको पेंशन दी जाती है। क्लियर? तो यानी कि सैलरी पाता है वो बंदा, तो देखिए जो पेंशन की इनकम होती है ना वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल बनती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डोनेशन मेड टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल अंडर विच सेक्शन। तो देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ दे क्या रहे हैं, डोनेशन, और कहाँ दे रहे हैं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। क्लियर? तो ये 80G तक की छूट बनती है और ये पूरी की पूरी 100% इसकी छूट मिलती है। जब भी याद रखिएगा दान पुण्य वाला आप काम करेंगे तो 80G में आपको उसकी छूट मिलती है। 68 के बाद 69 देख लीजिए, जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C में वो किसके लिए अवेलेबल होता है, तो वो एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जो ये दिया हुआ है ना सेगमेंट, ये पुराना सेगमेंट है, तो जो अब नए सेगमेंट के हिसाब से जो 80C में छूट अवेलेबल होती है ना वो इंडिविजुअल के लिए भी होती है और HUF के लिए भी होती है, मतलब कि दोनों के दोनों को 80C के तहत छूट दी जाती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जो मैंने छूट वाला आपको टेलीग्राम पे लिंक भेजा था ना, वहाँ छूट वाले में देखिए सारा का सारा मैंने मेंशन किया था, CC से CU वाला। क्लियर? तो वहाँ से आप लोग जाकर पूरा का पूरा वो चार्ट देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसको। लॉस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से हमारा लॉस होता है उसको
किसके प्रॉफिट से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब लॉस को किसके प्रॉफिट से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। और ये देखिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से, तो ऑब्वियसली हम लोग स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस से ही, प्रॉफिट से ही हमेशा इसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने अपना इनकम टैक्स का आज पूरा का पूरा एक ही वीडियो में निचोड़ निकाल लिया। उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों के माध्यम से देखिए मैंने सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिया। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो देखिए टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे से मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम का देखिए मेरा पर्सनल यूज़र आईडी है विकास_3। यहाँ पर डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट करके मेरे से अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। ठीक, मेरे टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र आई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 सितंबर को ये आपकी CUET की परीक्षा है, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और PDF लेने के लिए देखिए डायरेक्ट आप लोग 9682204406 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट 99 रुपीज़ में आपको 5000 प्लस MCQs मिल जाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी के सब्जेक्ट वाइज, जो टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं वो, और 3 प्रैक्टिस सेट्स विथ आंसर। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PDF भी परचेज कर ले ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह हमारी क्लासेस चलती रहेगी। और देखिए कल की क्लासेस में मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स में जो MCOM का पेपर हुआ था CUET का, उसकी सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग की क्लासेस से लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।